हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सेल साइकिल एंड डिवीजन का सेकंड पार्ट, जिसमें कि हमने कहा फर्स्ट पार्ट में हमने कहाँ तक देख लिया था कि हमारी जीवन फेज सेल की ग्रोथ हो गई। उसके बाद जीवन फेज के बाद हमारा एस फेज, जो कि हमारा क्या था, सिंथेटिक फेज, जिसमें क्या हुआ था, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था। ठीक है, इसको क्या बोला था हमने, सिंथेटिक फेज, जिसमें कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया था कंप्लीट। G2 के बाद एस के बाद G2 फेज, इसके अंदर भी क्या हुआ था कि ग्रोथ हुई थी और हमारी जो भी चीज़ों की जरूरत थी सेल को, वो हमारी यहाँ फॉर्म होनी स्टार्ट हो गई थी। अब इसके बाद हमारी सेल जो है वो एंट्री ले लेगी किसमें, एम फेज में, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस फेज। हमारी सेल एंट्री ले लेगी एम फेज में। अब एम फेज में एंट्री है जो हम वहां से स्टार्ट करते हैं, एम फेज। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। हमने देखा था कि ड्रामेटिक एम यानी कि सबसे ज्यादा चीजें तो यही होंगी। एक्चुअल डिवीजन तो सेल का किस में होगा, एम फेज में ही होगा। ठीक है, ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्व द मेजर रिकॉग्नाइजेशन of virtually all components of cells. Since the number of chromosome in the parent and progeny cells is the same, it is also called the equational division. हम एक चीज देखेंगे कि क्या की सेल है ये हमारी, इसके पास कितने क्रोमोसोम, 46। अल्टीमेटली जो हमारे पास न्यू सेल्स बनेंगी ना, इनके पास क्या होगा, यही 46 का नंबर रिस्टोर हो जाएगा। इसलिए इसको हमने क्या बोला है, इक्वेशनल डिवीजन भी बोला है, इक्वेशनल डिवीजन। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके अंदर ना दो प्रोसेस होती हैं, एक माइटोसिस के अंदर होती है हमारी कैरियोकाइनेसिस और एक होती है साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं। कैरियोकाइनेसिस की फर्दर डिविजन्स हैं क्या, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये हमारी किसकी, कैरियोकाइनेसिस की डिविजन्स है। उसके बाद जब टीलोफेज हमारी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जब हमारा डिवाइड हो जाता है, उसके बाद क्या बचता है हमारी सेल के पास, साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सेल का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और ये अल्टीमेटली दो सेल्स बन जाती है। अब उसी में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रोफेज। तो सबसे पहले हम अगर इसका डायग्राम देखें, प्रोफेज में क्या होता है एक्चुअल में, कि जो हमारा सेल है, ये हमारी सेल, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जो हमारा डीएनए मटेरियल पड़ा हुआ होता है। ठीक है, डुप्लीकेटेड जो डीएनए एस फेज में हो चुका था किसका रेप्लिकेशन, अब उस डीएनए का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट्स, डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे इसके अंदर बने थे क्या, सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हुआ था। याद है आपको सेंट्रोसोम क्या था, सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हुआ था। वो कहाँ चले जाते हैं, वो अपोजिट पोल्स पर जाना स्टार्ट कर देते हैं, मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। कैसे, ये इधर एक इधर, यानी अपोजिट पोल्स हो गए, यहाँ जाना स्टार्ट कर देते हैं सेंट्रोसोम्स। ठीक है, डीएनए कंडेंस होना स्टार्ट कर देता है अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके प्रोफेज के लास्ट तक। अर्ली प्रोफेज में तो हमारे ये काम हो रहे हैं, और लेट प्रोफेज में यानी कि प्रोफेज के एंड तक जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है, और हमारे ऑर्गेनेलीज हैं, ये डिसअपेयर होना शुरू कर देते हैं, डिसअपेयर होने लगते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमारी डिसअपेयर होने लगती है, कहाँ, लेट प्रोफेज तक। तो ये सब फंक्शन हमारा किसमें होता है, प्रोफेज में होता है। देखिए, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स, यानी कि वो क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया उनका। आर सीन टू बी कंपोज ऑफ टू क्रोमेटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। इसका मतलब क्या है कि किस तरह से दिखने लगते हैं हमारे, इस तरह से। ये कंडेंसेशन हो गया। पहले क्या था, डीएनए मटेरियल इस तरह से पड़ा हुआ था, अब इसका कंडेंसेशन हो रहा है, तो डीएनए मटेरियल हमारा इस तरह से हमें रिकॉग्नाइज होना शुरू हो जाएगा। सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज में जो हमारे सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हुए थे, जिनके अंदर से हमारी ऐसे इस तरह से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे जो हमारे डीएनए को सेग्रीगेट करने में हेल्प करेंगे। वो क्या करते हैं, अपोजिट पोल्स पर जाने लगते हैं। ईच सेंट्रोसोम radiates out microtubules called esters. The two esters together with spindle fibers form the mitotic apparatus.
इस तरह से इनके पास एस्टर्स निकलने लगते हैं। ये हो गए हमारे क्या, सेंट्रोसोम, इनके एस्टर्स, और एस्टर्स के बाद इसमें से क्या निकलेंगे, इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगे। इसको बोलते हैं हम क्या, हमारा माइटोटिक एपरेटस। ठीक है, किस किस चीज को, द टू एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर इज फॉर्म द माइटोटिक एपरेटस। Cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi, complex endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope। ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, एट लास्ट डिसअपियर हो जाती हैं एट द एंड ऑफ द प्रोफेज। उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या फीचर्स हैं, ये रही हमारी सेल। ठीक है, ये आपको लेट प्रोफेज का डायग्राम दिख रहा होगा, देखो किस तरह से कंडेंस हो गए ना क्रोमोसोम, और ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसइंटीग्रेट होती जा रही है, ऑर्गेनेलीज भी सारे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, यानी कि डिस्पेयर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मेटाफेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स है ना, वो इस तरह से, ये जो बीच वाली प्लेट दिखाई दी ना, ये तो हमने अर्ली मेटाफेज दिखाया, ये लेट मेटाफेज दिखाया। मतलब कि ये अपने अपने पोल्स, मतलब इक्वेटर पे जा रहे हैं क्रोमोसोम। यहाँ पे देखिए इस तरह से जो क्रोमोसोम है ना हमारे, वो क्या अरेंज हो जाएंगे, एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे सीधा एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। मेटाफेजिक प्लेट, इस पर ये अरेंज हो जाएंगे। अब एक चीज, मेटाफिजिक प्लेट पे अरेंज हो गए। ठीक है, मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो गए हमारे क्रोमोसोम, और स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। अब आपको ये पता है, ये तो हमारा क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, ये आपको सबको पता है क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के बीच में ये क्या होता है, हमारा सेंट्रोमियर, जिससे ये अटैच होते हैं। सेंट्रोमियर, ये हमारी क्या है, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये सेंट्रोमियर से अटैच है। अब सेंट्रोमियर के बाहर ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर डिस्क लाइक प्रोटीनेशियस डिस्क प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, जो हमारे स्पिंडल फाइबर से, सॉरी, ये जो सेंट्रोसोम से हमारे स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के कहाँ अटैच होंगे, काइनेटोकोर पे अटैच होंगे। ठीक है, ये मेन चीज है कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स, के काइनेटोकोर पर अटैच होंगे। क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। अब ये अरेंज हो गए, और ये स्पिंडल फाइबर भी इस तरह से इनके काइनेटोकोर पे अटैच हो गए। ये होगी हमारी मेटाफेज की बात। नेक्स्ट है हमारा एनाफेज। अब एनाफेज में क्या हो रहा है, जो हमारे सेंट्रोसोम है, जो जिनमें से क्या निकले, हमारी स्पिंडल फाइबर्स निकले हैं। अब ये क्या करेंगे, एनाफेज के अंदर मेन चीज क्या होती है, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड सेपरेट। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएंगे। ये हमारा यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम में देखें, देखो इस तरह से ये अरेंज था। यहाँ पे मैं आपको दोबारा डायग्राम बनाती हूँ। ये हमारे क्रोमोसोम एक मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज है। मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोसोम अरेंज है। यहाँ पे हमारा सेंट्रोसोम, इसमें से निकले क्या, स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर पे अटैच हो गए फ्रॉम बोथ द साइड्स। अब क्या होगा, ये इसको पुल करेंगे। ठीक है, ये ऊपर वाले अपनी तरफ पुल करेंगे, और ये नीचे वाले अपनी तरफ पुल करेंगे। तो ये बीच में जो सेंट्रोमियर है ना, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर टूट जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएंगे, एक इस तरह से और दूसरा इस तरह से, एक ये एक ये। पहले तो क्या थे, ये अटैच थे पूरे। अब क्या हुआ, इनका सेंट्रोमियर ब्रेक हो गया, तो स्पिंडल फाइबर्स इस तरह से अटैच थे, ये नीचे, तो ये अपनी तरफ पुल करेंगे और ये अपनी तरफ पुल करेंगे। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। क्रोमेटिड क्या हो गई, अब सेपरेट हो गई। क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स, ये इस पोल की तरफ आ गए और ये आधे इस पोल की तरफ चले गए। अब नेक्स्ट देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ द, अब नेक्स्ट स्टेज आ गई हमारी टीलोफेज। हमने देख लिया प्रोफेज में क्या हुआ, प्रो मेटाफेज, एनाफेज, अब टीलोफेज। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ये फाइनल स्टेज है, इसमें क्या होगा, टीलोफेज दैट इज क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। दोबारा से क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस। जो हमारे
प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया था। अब ये क्रोमोसोम दोबारा से क्या हो जाएंगे, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दोबारा से क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे each set of chromosome। अब इसका मेन क्या है, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। ये आधे इस एरिया में आ जाएंगे और आधे अब इस अपोजिट पोल में आ जाएंगे। और उसके बाद फिर से क्या होने लगेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी इनके चारों तरफ, ऑर्गेनेलीज फिर से फॉर्म होने लग जाएंगे। न्यूक्लियर एनवलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलस गोल्जी एंड ईआर रिफॉर्म्ड। ऑर्गेनेलीज रिफॉर्म हो जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा हमारा साइटोकाइनेसिस। हमने कैरियोकाइनेसिस के देख लिए, अब लास्ट हमारा है साइटोकाइनेसिस। अब इतना होने के बाद, ठीक है, क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे जाने के बाद, दो न्यूक्लियस बनने के बाद कैरियोकाइनेसिस हो गई। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब क्या होगा, इस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें 2 सेल बनानी है। तो क्या होगा, इस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्म का डिवीजन 2 तरीके से होता है, एक हमारी एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। एनिमल सेल में क्या होता है कि जो हमारा इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनी है टीलोफेज के अंदर, तो यहाँ पे एक फरो बननी स्टार्ट होती है, ठीक है, इस तरह से एक फरो बननी स्टार्ट होती है और फिर ये ऐसे इनवर्ड मूव करती है और बीच में से इसको कट कर देती है, तो हमारी 2 सेल फॉर्म हो जाती हैं। एंड जो हमारा प्लांट सेल है, इसमें क्या होता है, प्लांट सेल में ये स्ट्रक्चर बना है टीलोफेज के बाद, इसमें बीच में एक सेल प्लेट बनना स्टार्ट होती है और सेल प्लेट आउटवर्ड मूव करती है और फिर इसको डिवाइड करती है। तो एनिमल सेल में तो इनवर्ड मूव करती है एक फरो, जिसको सेल फरो बोलते हैं, और प्लांट सेल में एक सेल प्लेट पहले फॉर्म होती है और फिर वो आउटवर्ड मूव करती है और उसको डिवाइड कर देती है। जैसा कि देखो इसमें लिखा हुआ है, plant cell wall formation start in the center of the cell, grows outward to meet the existing lateral walls। outward move करती है प्लांट सेल में, ठीक है, और उसके बाद न्यू सेल वॉल फॉर्म होने लग जाती है। और हमारी एनिमल सेल में by the appearance of a furrow in the plasma membrane, the furrow gradually deepens and ultimately joins the center, dividing the cell cytoplasm into 2। फरो फॉर्म होती है और उसके बाद ये क्या करती है, सेंटर में इनवर्ड मूव करती है और सेंटर में मीट करती है और इसको डिवाइड कर देती है। तो ये था हमारा किसके बारे में, हमारा माइटोसिस के बारे में। तो क्या होता है हमारा, सबसे पहले प्रोफेज में हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और ऑर्गेनेलिस डिसअपेयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर, क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, मेटाफेज में ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं और इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज होने के बाद जो हमारे सेंट्रोसोम है उनके स्पिंडल फाइबर इनके काइनेटोकोर से अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज में ये काइनेटो जो अपने स्पिंडल फाइबर्स हैं ये अपोजिटली इनको मूव करवाते हैं, अपनी तरफ पुल करते हैं और फिर उसके बाद हमारे पास 2 न्यूक्लियस इस तरह से बन जाते हैं। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाती है, ऑर्गेनेलीज बन जाते हैं और इन क्रोमोसोम दोबारा से क्या हो जाता है, डिकंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है और उसके चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है। और आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस जो कि हमारी लास्ट है, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है और अल्टीमेटली हमारे पास 2 सेल बन जाती हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास ये सेल, ये न्यूक्लियस, इसके अंदर ये डीकंडेंस हमारा क्या पड़ा है, डीएनए पड़ा है, ठीक है। हम जो हमारा डीकंडेंस डीएनए ये क्या है, 23 पेयर पड़े हैं, यानी 46 क्रोमोसोम पड़े हैं। अब इसका हुआ रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन के बाद क्या हुआ, ये 1 क्रोमोसोम था, ये 2, ये 3, ये 4, तो इन्हीं का रेप्लिकेशन हुआ। फर्स्ट का रेप्लिकेशन, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। हमारे पास डीएनए कंटेंट डबल हो गया, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहा, 46। नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 46 है, लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो गया क्योंकि एक की कॉपी बन गई ये वाली, दूसरे की कॉपी ये वाली, तो ये पूरा क्या हो गया, 1, 2, 3, 4। तो क्रोमोसोम नंबर तो 46 ही रहा, बस हमारा डीएनए कंटेंट डबल हो गया। आफ्टर दैट जब हमारा ये एस फेज में रेप्लिकेशन हो गया, उसके बाद हमारी सेल माइटोसिस में जब एंटर करी तो ये जो क्रोमेटिड्स बने थे ये क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए। तो सेग्रीगेट होने के बाद जो हमारे 46 क्रोमोसोम है वो एक सेल में चले गए और हाफ 46 एक सेल में चले गए। तो अल्टीमेटली जो पेरेंट के पास था 46 क्रोमोसोम वाली सेल पेरेंटल सेल थी, डॉटर सेल के पास भी जो 2 डॉटर सेल बनी उनके पास भी कितने क्रोमोसोम आए, 46। इसलिए हमने इसको क्या बोला है, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन किसको, माइटोसिस को बोला है इक्वेशनल डिवीजन। तो हमारे सेल रिपेयर में, सेल ग्रोथ में हमारा माइटोसिस ही हेल्प करता है। जैसे द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस,
माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉइड सेल्स ओनली, लेकिन सम हैप्लॉइड सेल्स में होता है, वो हमने पहले देख लिया है। तो ये किस में हेल्प करता है? द ग्रोथ ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ होने के लिए। अब मान लो किसी की स्किन में कुछ डिफेक्ट आ गया, यानी कि चोट लगी, तो स्किन की सेल्स हट गई। अब वो स्किन की सेल्स बनेंगी तो पहले जो 46 वाली सेल्स थी और सेम वही तो स्किन की अपर लेयर बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए? एज इट इज डॉटर सेल्स में भी 46 चाहिए, हम क्रोमोसोम नंबर को डिक्रीज नहीं कर सकते। तो ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। और सिंगल जाइगोट, सिंगल सेल, इसके पास 46 क्रोमोसोम थे, इससे एक पूरा क्या बना है? ह्यूमन बीइंग बना है। अब ह्यूमन बीइंग की हर सेल के पास क्या है? 46। तो वो किससे बना है? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जो इक्वेशनल डिवीजन है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जब सेल ग्रोथ करती है तो साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, न्यूक्लियस रह जाता है। तो फिर क्या होता है? उसको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशियो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सेल डिवाइड करनी पड़ती है। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू माइटोसिस सेल रिपेयर, सेल को रिपेयर करने में। द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, ब्लड सेल्स एंड आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। ये ऐसी सेल्स है जिन्हें बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, ये ठीक है, डेड होती रहती है और बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। तो वो किसके थ्रू होती है? माइटोसिस के थ्रू। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? जो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अभी कोई प्लांट है तो इसके अंदर एपिकल होता है, एक हमारा जो हमारी टिप्स पे प्रेजेंट होता है एपिकल होता है, एक हमारा लेटरल मेरिस्टम होता है जो कि हमारा क्या होता है? इस तरह से गर्थ, प्लांट की गर्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है। और एक हमारा क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, ठीक है, जो हमारे बीच बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये सारे मेरिस्टम क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो वो किसके थ्रू होती है? माइटोसिस के थ्रू होती है।